अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। चलो भाई बंद करो, हो गया। सर आपने अभी एक बात बोली कि बीजेपी हिंदुओं को कावड़िया बनाना चाहती है। कावड़िए से क्या मतलब है? दंगाई मानते हैं आप कावड़ियों को? आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा और किसी सवाल से बचूंगा नहीं। आप कड़वे से कड़वा सवाल पूछिए, लेकिन मेरा जवाब सुनिए। भगवान राम को तो आप काल्पनिक मानते हैं। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुद हिंदू हूँ, नहीं वो पाखंड को मैं झेलता हूँ। मुसलमानों के पाखंड का विरोध मुसलमान करें, लेकिन मैं ये मानता हूँ, डंके की चोट पर मानता हूँ कि मुसलमानों में बहुत से पाखंड है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बोला, आप गाल के दिखा दें 1 लाख रुपए इनाम, अगर आप ये दिखा दें, ये मेरा वाक्य दिखा दें। देखिए बोला है आप। गलती से जल्दबाजी में कभी कोई निकल जाए तो गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात मैंने सोच समझ के कही थी। सर मैंने बहुत देखा है आपको डिबेट में और फैन भी हूँ मैं आपका, मुझे अच्छा लगता है आपका स्टाइल। किसी बच्चे को भी और ट्रेनिंग दो। सर आज ऐसा क्या हुआ, आप एकदम गुस्सा हो गए मेरे सवालों पर, क्योंकि बड़ी शालीनता से आप जवाब देते हैं। आज मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? राम भी जब 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे समुद्र से, तो उन्हें भी तीसरे दिन गुस्सा आ गया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक अलग पहचान बनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजकुमार भाटी। आज हमारे पॉडकास्ट में राजकुमार भाटी जी देखिए हमारे साथ हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसे सारी बातें करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने कीमती समय हमें दिया। सर सबसे पहले बात करते हैं कि आपने किसान परिवार में देखिए जन्म लिया, फिर पत्रकारिता प्रोफेसर भी आप रहे। कौन सा वो पल था कि माइंड में आया कि अब मुझे नेता बनना है और समाज सेवा करनी है? नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी और जो व्यक्ति कहीं अन्याय होता देखेगा, किसी के साथ भेदभाव होता देखेगा, उसके मन में विचार आएगा कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और करने के दोनों माध्यम होते हैं, पत्रकारिता भी एक माध्यम है और राजनीति भी एक माध्यम है। मैं पत्रकार और राजनीतिक व्यक्ति के काम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखता। पत्रकार का काम भी समाज को सही दिशा देना, अन्याय का विरोध करना, न्याय के पक्ष में बोलना होता है, और नेता का काम भी यही होता है। अंतर केवल ये है कि पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से या माइक के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से आवाज़ उठाता है, और नेता आंदोलन के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठाता है। समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी बताती है समाजवादी पार्टी को। नहीं, हिंदू विरोधी कहना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद हिंदू हैं, उनकी पत्नी हिंदू हैं, उनके बच्चे हिंदू हैं, उनके सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो हिंदू विरोधी का मतलब हम अपने परिवार के, अपने बच्चों के विरोधी हैं, अपने रिश्तेदारों के विरोधी हैं। इनका हिंदू विरोध और हिंदू समर्थन क्या है कि ये हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाना चाहते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे, डॉक्टर लोहिया जो इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता थे, जो हमारे आदर्श हैं, वो कहते थे कि अच्छा हिंदू और अच्छे मुसलमान कभी आपस में नहीं लड़ते। लड़ाई बुरे हिंदू की और बुरे मुसलमान की है। अगर सारे हिंदू अच्छे हिंदू बन जाएं और सारे मुसलमान अच्छे मुसलमान बन जाएं तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो हम हिंदुओं को अच्छा हिंदू बनाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को ख़राब हिंदू बनाना चाहते हैं। लड़ाई ये है। ये हम हिंदू के हाथ में किताब देना चाहते हैं, कंप्यूटर देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। ये हिंदू के हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। हम हिंदू को वैज्ञानिक, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये हिंदू को कावड़िया बनाना चाहते हैं। ये उनसे कावड़ मंगा के उनके ऊपर फूल बरसा के उन्हें गुमराह करते हैं। ये हिंदू धर्म में पाखंड परोसते हैं, अंधविश्वास परोसते हैं, ऊंच नीच की भावना परोसते हैं, जातिवाद वर्णवाद परोसते हैं। हम हिंदू धर्म में समरसता लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, जातिवाद को कम करना चाहते हैं, जाति भेदभाव को, नफरत को कम करना चाहते हैं। तो हमारे हिंदूपन में और इनके हिंदूपन में ये अंतर है। अब हम क्योंकि मुसलमान को गाली नहीं देते और मुसलमान को हम अपना शत्रु नहीं मानते, उन्हें भाई मानते हैं, तो ये हमें हिंदू विरोधी बताते हैं। ये चाहते हैं कि ये लोग भी मुसलमान से उतनी नफरत करें जितनी हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20% के लगभग मुसलमान हैं। बीजेपी एक भी मुसलमान को विधानसभा का टिकट नहीं देती। जो पार्टी 20% आबादी को इग्नोर करती हो, उसे राजनीतिक पार्टी कैसे मान लें? तो हिंदू विरोधी हम नहीं हैं, हिंदू विरोधी यही हैं। ये हिंदू को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, हम हिंदू को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। सर आपने भी एक बात बोली कि बीजेपी हिंदुओं को कावड़िया बनाना चाहती है। कावड़िए से क्या मतलब है? दंगाई मानते हैं आप कावड़ियों को?
न मैंने कब कह दिया? नहीं, आपने बोला ना कावड़िया बनाना है। दंगाई शब्द कहाँ से आ गए? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं को कावड़िया बनाना चाहते, तो कावड़िया तो उसमें बुराई क्या है? भगवान का नाम ले रहा है इंसान। देखिए सुनिए, सारी बात से सहमत हूँ मैं आपकी, नहीं, बस ये कावड़िया वाली बात समझ में नहीं आई नहीं मेरे। नहीं, मेरी पहले जब किसी आप एक पत्रकार हैं और अभी युवा हैं आप, और मेरी शुभकामना है कि आप बहुत तरक्की करें और अच्छे पत्रकार बने। पत्रकार को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर बैठना चाहिए जब किसी से बात करें। ये जो दंगाई शब्द आपके दिमाग में एकदम आ गए, ये कहीं पूर्वाग्रह है आपके अंदर। नहीं नहीं, आपने मेरी बात उस बात समझो, को मेरी बात जोड़ा समझो। उस चीज में कि कावड़िया बनाना चाहती है, तो कावड़िया तो दूसरे कोई भी कर पत्रकार की सकता है, ऐसा विशेषता नहीं ये है। होनी चाहिए कि वो सवाल कर ले और फिर शांति से जवाब सुने। जब पत्रकार बहस करने लगता है तो फिर वो इंटरव्यू नहीं रह जाता। नहीं, क्योंकि बहस नहीं कर मैंने रहा सुनिए, मैंने कोर्स में हिंदी पत्रकारिता पढ़ी है, और साक्षात्कार किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, साक्षात्कार कैसे लिए जाते हैं, उनकी क्या आचार संहिता होती है, ये सब मुझे पता है। इंटरव्यू करते समय आप सवाल पूछिए, फिर जवाब शांति से सुनिए। दंगाई शब्द ही गलत आया। दंगाई शब्द आपके पूर्वाग्रह की वजह से आया, आपके दिमाग में कई गलतफहमी है समाजवादी चलिए सर, पार्टी अभी के आप, प्रति। मैं सही कर देता हूँ, आप बता दीजिए आपने मैं बोल कावड़िया रहा वाली हूँ। चीज क्यों जोड़ी अरे यहाँ मैं पे? बोल रहा हूँ नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा और किसी सवाल से बचूंगा नहीं। आप कड़वे से कड़वा सवाल पूछिए, लेकिन मेरा जवाब सुनिए। चलिए सर, मैं अभी आगे और ध्यान रखूंगा। कावड़िया वाला शब्द अचानक ये कहते हैं ना, मैंने ये कहा था कि हम हिंदुओं को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनाना चाहते हैं, ये उन्हें कांवड़िया बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें दंगाई शब्द कहाँ से आ गया? इसमें दंगे का तो कोई जिक्र किया नहीं मैंने। न कोई कांवड़ लाना खराब बात है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कावड़ लाना अरे कोई सर, खराब मैं बात ही जवाब नहीं तो है। दे रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? आपको मेरा पूरा जवाब सुनना चाहिए। चलिए चलिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदू धर्म, देखिए हमारा संविधान कहता है कि हम भारत को प्रगतिशीलता, तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच की ओर ले जाएंगे। ठीक है नहीं? कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों खोली जाती हैं? ताकि लोग पढ़ लिख के प्रबुद्ध लोग बन सकें। इलाज डॉक्टर करेंगे नहीं, उसके लिए डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो धर्म के नाम पे चोला ओढ़ के लोग कहते हैं मैं मंत्र से इलाज कर देता हूँ, या मैं कैंसर भी ठीक कर देता हूँ, या मैं पर्ची निकाल देता हूँ, ये पाखंड है। और हम में पाखंड का विरोध करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जो हिंदुओं के आदर्श हैं, जो हिंदुओं में बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने सब ने पाखंड का विरोध किया। चाहे स्वामी दयानंद रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, और अनेक नेता रहे, वो रहे, धर्मगुरु रहे हैं हमारे, जिन्होंने पाखंड का विरोध किया है। पाखंड का और उनका कुप्रथाओं का विरोध करना किसी धर्म का विरोध करना नहीं है। मैं ये मानता हूँ किसी बच्चे का मानसिक विकास शिक्षा से होगा, ना कि कांवड़ लाने से। कांवड़ लाने में आपकी आस्था हो सकती है, आपका धार्मिक कर्मकांड हो सकता है, लेकिन इंसान को सफल इंसान बनाने के लिए उसे कॉलेज भेजना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा। समाज की समस्याएं दूर होंगी डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों से और जजों से। चाहे वो मुस्लिम समाज की कुप्रथाएं हों। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, तुम हिंदुओं के विरोध करते हो, मुसलमानों का तो विरोध नहीं करते, वो तो गलत, पाखंड तो उनमें भी है। मैं इसलिए करता हूँ कि मैं खुद हिंदू हूँ, नहीं वो पाखंड को मैं झेलता हूँ। मुसलमानों के पाखंड का विरोध मुसलमान करें, लेकिन मैं ये मानता हूँ, डंके की चोट पर मानता हूँ कि मुसलमानों में बहुत से पाखंड हैं, बहुत सी कुप्रथाएं। हमारे मुस्लिम भाइयों को उनके विरोध में सामना आना चाहिए, और हमारे हिंदू भाइयों को हिंदुओं की कुप्रथाओं के, पाखंडों के खिलाफ सामना आना चाहिए। किसी की आस्था है, वो कांवड़ लाना चाहता है, मैं उसका कतई विरोधी नहीं हूँ। मैंने एक दो बार कांवड़ियों के शिविर में उनकी सेवा भी की है, मैं उसका विरोध नहीं हूँ, ना उसका मजाक उड़ाना चाहता। लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। सरकार प्रोत्साहन दे कि कांवड़ लाओ, सरकार हेलीकॉप्टर से जाके फूल बरसवा उनके ऊपर, वो गलत है। तो मैं राजनीतिक पार्टी के तौर पे कह रहा हूँ कि हम हिंदू युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दे के उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, ये उन्हें कांवड़ में उलझा कर रखना चाहते हैं। आप कावड़ियों के विरोधी नहीं है, आप पाखंड के विरोधी है। पाखंड का मैं विरोधी हूँ, कुप्रथाओं का विरोधी हूँ, अंधविश्वास का विरोधी हूँ। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मैं मंत्र से कैंसर ठीक कर दूंगा, तो मैं उसे बहुत बड़ा पाखंडी मानता हूँ। सर, बहुत बार जैसे सुना गया है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर पर पहले बताइए कि आपके विचार क्या हैं? राम मंदिर का बहुत लंबा इतिहास है।
कौन से बिंदु पे पूछना चाहते हो? अब राम मंदिर निर्माण पे या राम मंदिर निर्माण पर आंदोलन बात पे? कर लीजिए, हैं? निर्माण पर बात कर लीजिए। देखिए, हमारी शुरू से ये राय रही थी समाजवादी पार्टी की, नेताजी के टाइम से, कि अयोध्या विवाद का हल या तो आप हल जो है आपसी सहमति से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद न तो समाजवादी पार्टी ने, न किसी और पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया, और इस देश के मुसलमानों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। मुसलमानों ने भी उसका समर्थन किया, चंदा तक दिया। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बना है, उसमें हमें ना तो कोई ऐतराज़ है, ना कोई विवाद हम मानते हैं, वो विषय खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस पर विवाद हो। वो न उन्हें लाभ इसी में मिलता है कि विवाद होता रहे। वो बाबरी मस्जिद को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा दिया। हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। उसने उसे षड्यंत्र पूर्वक तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया और फिर उससे बयान दिलवाया कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अब बाबरी मस्जिद बाबर बनाए, हुमायूं कबीर क्यों बाबरी मस्जिद बनाए? ये सब बीजेपी का षड्यंत्र हो। तो अब खुल के आ गया, उनकी ऑडियो भी वायरल हो रही है। तो बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि लोग मंदिर के खिलाफ बोलें और बाबरी मस्जिद का विषय उठाएं बार बार, ताकि इन्हें वोट मिलते रहें। भोले भाले हिंदुओं को बहका के ये उनके वोट हासिल कर सके। अब ये राम मंदिर का विवाद समाप्त हो चुका है, मंदिर बन चुका है। अब जिनकी आस्था है सब पूजा कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब इस अखिलेश पर कोई यादव कब विवाद जाएंगे नहीं। दर्शन करने? जब बीजेपी अखिलेश यादव जी की इच्छा होगी, ये कोई पूछ थोड़ी सकता है कि मैं व्रत कब रखूंगा, मैं मंदिर कब जाऊंगा, या हम किसी मुसलमान से थोड़ी पूछ सकते हैं तुम हज करने कब जाओगे, या मैं आपसे मुझे पूछने का क्या अधिकार है कि आप मंदिर कब जाओगे? जब अखिलेश यादव जी की इच्छा होगी या जब प्रभु की इच्छा होगी, जब अखिलेश यादव जी चले जाएंगे। ये तो व्यक्तिगत मामला है सब। ये धर्म जो निजी मामला है आदमी का। ये कोई राजनीति पर सवाल पूछ सकते हो आप सर, किसी की पैगंबर मोहम्मद पर भी आपने एक बार एक टिप्पणी करी थी। आपने बोला था कि आप उन्हें एक महान शासक मानते नहीं, थे। शासक तो वो थे ही नहीं, महान समाज सुधारक महान मानता हूँ समाज मैं। और वो सुधारक, मैं अब चलिए। भी कह रहा हूँ और मैं मानता हूँ। जो बात मैं बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। गलती से जल्दबाजी में कभी कोई निकल जाए तो गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात मैंने सोच समझ के कही थी, क्योंकि मैंने मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। वो ज्ञात इतिहास के सबसे बड़ा समाज सुधारक उन्हें मैं मानता हूँ, महापुरुष मानता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप उनके बारे में जब पढ़ोगे तो आप भी मानने लगोगे। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा हुए, अरब में इतनी बुराइयां थीं, समाज में इतने कुप्रथाएं थीं। उन्होंने, देखिए, वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में, आप दूसरा व्यक्ति ढूंढ कर नहीं ला सकते, जिसने समाज सुधार के काम भी किए, जिसने एक धर्म की स्थापना भी की और जिसने राजनीतिक दर्शन भी दिया। यानी समाज, राजनीति और धर्म तीनों क्षेत्र में उन्होंने काम किए। अरब में उस समय लोग पैदा होते ही बेटियों को मार देते थे, पत्थर पूजा करते थे, बहुदेववाद था, बहुत से देवताओं को पूजते थे, आपस में लड़ाई करते थे, लोग मर जाते थे, औरतें विधवा हो जाती थी, उनसे वेश्यावृत्ति कराते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, ब्याज पर रुपया उठाते थे। इन सारी बुराइयों के खिलाफ मोहम्मद साहब ने आवाज़ उठाई और अपने जीवन में इन्हें ख़त्म कर दिया। और कुरान शरीफ में इसके लिए सब चीज़ों के खिलाफ लिखा हुआ है, इन सब हराम माना गया है। ब्याज लेना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, वैश्यावृत्ति हराम है, बेटियों को मारना हराम है, पत्थर पूजा हराम है। ठीक है। फिर उन्होंने उनके पीछे लोग खड़े हो गए और उनके नाम से एक नए धर्म निकला, और जो आज दुनिया में दूसरे नंबर का धर्म है संख्या में। तीसरे, उन्होंने जो खलीफा का कंसेप्ट दिया राजनीति में, और उसका पूरा दर्शन आप पढ़ोगे तो वो एक बहुत शानदार राजनीतिक दर्शन है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका अर्थ ये नहीं है कि और किसी को हम मानते नहीं। राम भी हमारे आदर्श हैं, कृष्ण भी हमारे आदर्श हैं, बुद्ध भी हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे आदर्श हैं, गुरु नानक भी हमारे आदर्श हैं। अच्छी अच्छी बातें सबसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन भगवान राम को तो आप काल्पनिक मानते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि आपने एक पॉडकास्ट देखकर आया हूँ मैं आपका, आपने बोला, मैंने रामायण के रामचरितमानस के बारे में बोला है। आपने ये भी बोला है कि भगवान राम कहीं ना कहीं काल्पनिक थे। ना, ये मैंने कभी नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला। मैंने पॉडकास्ट देखा है सर आप। अरे यार, जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बोला, आप अगर निकाल के दिखा दें 1 लाख रुपए इनाम, अगर आप ये दिखा दें, ये मेरा वाक्य दिखा दें कि वो काल्पनिक थे, क्योंकि मुझे अधिकार ही नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं बता सकूं काल्पनिक थे या नहीं थे। कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं जी। राम तो एक महाकाव्यात्मक पात्र हैं जी। रामायण एक महाकाव्य है जी, ठीक है नहीं जी।
या कह सकते हैं कि पौराणिक पात्र हैं। जी। इतिहासकारों को अभी तक राम के होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं, जी। तो वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है। मैंने रामायण और रामचरितमानस के बारे में बोला। रामायण और रामचरितमानस दोनों महाकाव्य हैं, ठीक है नहीं। ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में आएगी बात, सामान्य लोगों की समझ में नहीं आएगी। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, न ये इतिहास हैं, ये महाकाव्य हैं। रामायण और रामचरितमानस। यस। और ये जहाँ भी कोर्स में पढ़ाए जाते हैं ये साहित्य के विभाग में पढ़ाए जाते हैं। और महाकाव्य में कल्पना भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है, ठीक है नहीं। तो इन्हें हमें महाकाव्य की तरह ही पढ़ना चाहिए। और महाकाव्य की आलोचना भी की जाती है, साहित्य की आलोचना भी की जाती है। तो मैंने जो बोला था, आप ठीक से सुनना उस पॉडकास्ट को। अगर आप नाम ले दो किसके साथ था तो मैं अभी मैं नाम नहीं बता रहा वैसे, हालांकि मैंने देखा उसमें रामायण रामचरितमानस सब चीज़ों का जिक्र आपने किया है। रामायण और रामचरितमानस महाकाव्य हैं। मैं इन्हें इतिहास और धर्म ग्रंथ नहीं मानता, और हैं भी नहीं। लेकिन भगवान राम के बारे में तो रामायण से ही पढ़ेगा इंसान ज़्यादातर, क्योंकि सब कुछ उनके रामायण में बताया गया है उनके बारे में। अगर आप एक तरह से रामायण को काल्पनिक कह रहे हैं तो भगवान राम को काल्पनिक कह रहे नहीं, हैं। आपको पता है कितनी रामायण है? सर अब जो रामायण नहीं पता है आपको? मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा मैं बताता हूँ। एक रामायण जो है दशरथ जातक के नाम से बौद्धों की रामायण है, जिसमें दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया, और जिसमें राम लक्ष्मण और सीता को भाई बहन बताया गया, ठीक है। एक जैनियों की रामायण है जिसमें सीता को रावण की बेटी बताया गया। एक शंभू की पौमचरु है जो उसमें है, अपभ्रंश भाषा में है, वो मैंने कोर्स में पढ़ी है। उसमें ये उल्लेख आता कि बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया था और 6 महीने तक दबाए रखा, भूल गया दबा के, ठीक है। फिर एक वाल्मीकि की रामायण है, फिर तुलसी की रामचरितमानस है, फिर पेरियार की सच्ची रामायण है, मैथिली संगुप्त की साकेत है, उन्होंने भी लिखी है। कालिदास की भी है रघुवंशम संस्कृत में, ठीक है। भवभूति की भी है उत्तर रामचरित, ठीक है। नरेंद्र कोहली की भी रामायण है, भगवान सिंह की भी रामायण। कौन सी वाली रामायण को काल्पनिक मानते हैं? 72 रामायण तो ऐसी हैं जो प्रमाणिक हैं। जब हम ये बात करते हैं कि रामायण तो हमें यही पता नहीं होता हम कौन सी रामायण की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। काल्पनिक शब्द आप बार बार यूज कर रहे हो, मैंने यूज नहीं किया। अपने बातें दूसरे पर थोपनी नहीं चाहिए। मैंने कहा है कि वो महाकाव्य है, महाकाव्य में कल्पना भी होती है और अतिशयोक्ति भी होती है। आप उसे धर्म से नहीं जोड़ते? कैसे मतलब रामायण आप कुछ विवादित बात कहलवाना चाहते हैं नहीं, मैं मुझसे। विवादित नहीं कहलवाना चाह रहा तो सर। सीधे सीधे पूछो। नहीं, मैं सीधे सीधे पूछ मैं इतने क्लियर कह रहा हूँ, राम इतिहास पुरुष हैं या काल्पनिक हैं, भगवान हैं या मनुष्य हैं, इस बारे में मुझे बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान मुझे है ठीक है नहीं। सर, इस बात बात खत्म हो गई। बिल्कुल। मैथिली संगुप्त ने जब साकेत लिखी तो पहली पंक्ति उनकी है कि राम तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए हर जगह नहीं हो क्या? फिर मैं अनीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे, ठीक है। तो कबीर कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर कह रहे हैं कि दशरथ सुत और है और वो असली राम कोई और है। तो बड़े बड़े महापुरुष इस पर चक्कर खाए हुए हैं, तो मैं इतना ज्ञानी कहाँ हो गया कि राम के विश्लेषण कर सकूं। अब आओ राम पे, रामचरितमानस पे और वाल्मीकि रामायण पे। मैंने ये कहा और फिर दोहरा रहा हूँ, चौथी पांचवी बार कह रहा हूँ, आप उसे पता नहीं क्यों घुमाना चाहते हो बात को, कि ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य होता है साहित्य, साहित्य में कल्पना भी होती है और अतिशयोक्ति भी होती है, ठीक है नहीं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 साल तक वो समाधि लगा के बैठे रहे और 87,000 साल बाद उन्होंने समाधि खोली। तो ऐसी अतिशयोक्ति साहित्य में अलंकार लाने के लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए करी जाती हैं। तो उन पर टेक्निकल तौर पर उलझोगे तो हमारी नासमझी है। साहित्य को साहित्य की तरह उसका आनंद लेना चाहिए। रामचरितमानस मैंने 3 बार पढ़ी है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चौपाई हैं, बहुत सुंदर सुंदर चौपाई हैं। ठीक है सर, अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत विवाद देखने को मिला जब हिंदू की बात चली है, सनातन की बात चल रही है। अभी मुक्तेश्वर सरस्वती वाला सब देखा होगा आपने, किस रूप से देखते हैं आप जो कुछ हुआ? मैं इस रूप से देखता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहो, एक रहेंगे नेक रहेंगे, वो जब बांटने पाए तो उन्होंने संतों को भी बांट दिया, सनातन को भी बांट दिया।
ये सब कुछ करा धरा तो योगी आदित्यनाथ का है। एक शंकराचार्य का अपमान कराना, पुलिस ने जिस तरह डंडे चलाए प्रयागराज में, साधुओं को चोटी पकड़ पकड़ के खींचा गया सड़क पे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, 80-80 साल के वृद्धों के ऊपर लाठियाँ चलाई, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कालनेमी कह के पुकारा। शंकराचार्य का पद सबसे सम्मानित और सबसे ऊपर है हिंदू धर्म में, सनातन में। तो सनातन की बात करने वाले सनातन के सर्वोच्च व्यक्ति का ही अपमान कर रहे हैं, तो वे फर्जी सनातनी है फिर इसका मतलब। तो बांटने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में बोला योगी कि आदित्यनाथ नौकरी जाति देख के देते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जाति देख के करते हैं, वो वोट काटते हैं बनाते हैं तो जाति देख के बनाते हैं, पुलिस मुठभेड़ जाति देख के करते हैं, एफआईआर जाति देख के करते हैं, बुलडोजर जाति देख के चलाते हैं, और तो और मेरिट लिस्ट बदल देते हैं। सूची 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, 19,000 SC OBC की नौकरी छीन ली। हाई कोर्ट का आदेश है कि धांधली हुई है, छेड़छाड़ की गई है आरक्षण में। तो जो व्यक्ति इतना जातिवादी है, हर चीज़ को बांटता है, वो कहता है बटेंगे तो कटेंगे। तो उसने शंकराचार्य के नाम पे, अब आज टीवी डिबेट देखिए शाम को, तो आधे साधु योगी जी के समर्थन में बोलते हैं, आधे विरोध में बोलते हैं, यानी साधुओं को बांट दिया। तो बांटने का काम योगी जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबको जोड़ने का काम कर रही है। PDA के नाम पे जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उन सब लोगों को एक झंडे नीचे लेकर समाजवादी पार्टी आ रही है, और PDA अब की बार बांटने वालों की राजनीति को सफाया कर देगा 27 में। सर, ये अब 27 की बात आई है, चुनावों और बात कर लेते हैं। सर, वेस्टर्न यूपी में आपका एक समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है। जो अभी दादरी में हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, बीजेपी वालों ने भी देखा। बीजेपी की IT सेल बहुत काम कर रही है आपके ऊपर, कभी आपको मियाओं का नेता बता देती है। तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको मियाओं का नेता बताया जाए या फिर गुजरों का नेता बताया जाए? नहीं, मैं तो इंसानों का नेता हूँ। मैं तो नेता तो मैं अपना आप को मानता ही नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। लेकिन देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि ये देश जातियों में बटा हुआ है। जो व्यक्ति ये कहता हो मैं जाति को मानता ही नहीं, वो झूठ, सबसे झूठा आदमी वो है। तो जाति एक कड़वी सच्चाई है, जबकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जाति ख़त्म हो और जातिवाद ख़त्म हो, लेकिन हमारे ख़त्म करने के तरीके में और RSS BJP के ख़त्म करने के तरीके में अंतर है। हम चाहते हैं कि ऊंच नीच ख़त्म हो, जिनके साथ अन्याय हुआ उन्हें बराबरी में लाया जाए, उन्हें हक दिए जाएं। जब सब बराबरी में आ जाएंगे तो जातिवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो उस ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, अन्याय को बनाए रखना चाहते हैं। वो कहते हैं आवाज़ मत उठाओ। BJP को जातिवाद तब याद आता है जब पिछड़े और दलित अपने हक की आवाज़ उठाते हैं। जब किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, जब BJP को जातिवाद याद नहीं आता। तब योगी जी जाके नहीं कहते कि बटेंगे तो कटेंगे, ये भी हमारा हिंदू भाई है, ये घोड़े पे क्यों नहीं बैठ सकता, ये घोड़े पे इसकी बारात क्यों नहीं निकल सकती। कभी BJP, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आपने बोलते सुने हो तो बता दो किसी दलित दूल्हे के समर्थन में। या जब दलित बेटियों के साथ रेप होता है तो उन्हें रात में मिट्टी का तेल डाल कर डेड बॉडी जलवा देते हैं, उनके परिवार वालों पर लाठी चलवा देते हैं। तो ये इनका भेदभाव वाला जातिवाद है। हम समरसता चाहते हैं, हम जब दबे कुचले लोगों को बराबरी में ला के उन्हें हक देना चाहते हैं, और जब ये बराबरी में आएंगे तभी जातिवाद खत्म होगा। वेस्टर्न यूपी में क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस बार वोट चोरी और SIR के अलावा, अगर मैं बात करूं कि वोट चोरी तो शुरुआत से मुद्दा रही है। SIR में तो हमने इनकी ज़्यादा धांधली होने नहीं दी। यूपी में हमारे जो PDA प्रहरी थे वो इतने एक्टिव रहे समाजवादी पार्टी का, उससे तो योगी जी भी दुखी थे। उन्होंने कई बार बयान भी दिया कि समाजवादियों ने तो अपनी सारी वोट बनवा ली और हमारी 4 करोड़ वोट कट गई। ठीक है नहीं, क्योंकि BJP कार्यकर्ता घर में बैठे रहे, उन्होंने सोची हमारा काम तो चुनाव आयोग ही कर देगा। तो वोट किसका कटा है सर फिर? वोट BJP का ज़्यादा कटा है, BJP का ज़्यादा कटा है। शहरी क्षेत्रों में वोट कटा है। इस सीट पे 1.5 लाख वोट कटा है, सारे शहरों को कटा है। जो इधर सेक्टरों में, गाँव में सबने अपने वोट बनवा लिए, फार्म भर दिए। और ज़्यादा फोकस मुस्लिम वोटों पर था। मुस्लिम इस बार इतने एक्टिव रहे, कुछ डरे हुए भी थे कि अगर तुम्हारी वोट कट गई तो फिर तुम्हें नागरिकता छीन लेंगे और फिर तुम्हें बांग्लादेश भेज देंगे। तो वो दौड़ दौड़ के लाइन में लग लग के उन्होंने फार्म भर के उन्होंने सबने अपनी वोट बनवा ली। और जो BJP के कोर वोटर हैं वो अपने घर में आराम से लेटे रहे, अरे हमारी तो बनी जाएगी, हमारे तो योगी जी हैं। तो थोड़े बहुत कटे हैं तो उनके ही कटे हैं।
सर पिछले चुनाव से अगर देखें, बिहार हो गया और अभी असम का देखिए इलेक्शन हुआ है 9 तारीख को। एक बीजेपी का एक बिल्कुल सेट है, महिलाओं के खाते में पैसे डाल देती है। बिहार में महिलाओं के खाते में पैसे गए, हालांकि सेट वापस नहीं मांग है लिए ये, गए। हर बार नया फार्मूला लेकर देखिए। एक बात और असम में बताऊं, भी यही हुआ। नहीं मैं बताता हूँ। जो जो लोग परोपकार करने वाले होते हैं उनके फार्मूले सेट होते हैं, और जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो हर बार नया फार्मूला लेकर आते हैं क्योंकि पुराने फार्मूला से तो लोग चौकस हो जाएंगे। जो आपने देखे होंगे जो ठग घूमते रहते हैं कि सोना दुगना कर दूंगा, या किसी का प्रेम विवाह नहीं हो रहा हो तो उसे करा दूंगा, या बेटा नहीं हो रहा हो तो वो भी हो जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी। ये हर बार नया तरीका लाते हैं बहकाने के ढूंढ के। तो बीजेपी क्योंकि फ्रॉड करती है, धोखा करती है, बीजेपी हर बार नया फार्मूला लेकर आती है। कभी हिंदू मुस्लिम का फार्मूला लेकर आएगी, फिर वो लोग चौकस हो जाते हैं कि अब फिर ये लेकर आएंगे, तो उसे छोड़ देगी, फिर जातिवाद का ले आएगी। अब इन्होंने बिहार में वो 20,000 का अपनाया। कितने? 20,000? 10,000 10,000 10,000। लेकिन वो फ्लॉप इसलिए हो गया कि उसमें बहुत लोगों के तो चुनाव ख़त्म होते ही वापस चले गए पैसे, बहुत महिलाओं के, और जिन्हें नहीं मिले थे उन्हें मिले ही नहीं है, अब मिलेंगे ही नहीं। ठीक है नहीं। और उनसे ये भी कही गई थी कि अभी तो 10,000 दे रहे हैं, अभी और देंगे, फिर दूसरी किस्त किसी को नहीं मिली। तो वो फार्मूला भी फेल हो गया, अब ये कोई और फार्मूला लेकर आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत और इतनी जागरूक है, और हमारे नेता इतने एक्टिव हैं, और कार्यकर्ता सब हिम्मत के साथ, हौसले के साथ बूथ लेवल पर लगे हुए हैं कि हम इनको कोई भी फ्रॉड चलने नहीं देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये करती है, क्योंकि सब राज्यों में हो रहा है, तो भाई महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ तो बीजेपी करेगी, तब है कोई काट आपके पास? नहीं, आप आज हम अप्रैल में बैठे हैं और चुनाव जनवरी फरवरी से शुरू होगा, तो आप लगभग 8 महीने पहले मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही ये कहना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं के कल्याण के लिए आप कोई योजना लेकर आना चाहते हैं तो उसे आज से लागू करो, या अपने घोषणा पत्र में शामिल करो कि भाई अगले कार्यकाल में हम ये योजना देंगे। और अगर चुनाव के टाइम पे आप पैसा डालोगे तो वो सीधे सीधे रिश्वत है, और वो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये नागरिकों को भी, वोटर को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी या कोई प्रत्याशी आपको लालच देके आपकी वोट हासिल करना चाहता है तो थोड़ा सा पैसा देकर वो आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो ऐसे लालच में ना पड़ें और ऐसी पार्टी का बहिष्कार करें। सर, समाजवादी पार्टी में आजम खान एक बड़ा नाम देखे रहे और अभी भी हैं, भले ही जेल के अंदर हैं। सवाल यही है कि अभी है आजम खान समाजवादी पार्टी में? ये तो आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपको जानकारी नहीं है? इस पार्टी में तो है, लेकिन वो बस तो दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी दिखाई नहीं हो रहा। दो, जेल में अखिलेश मिलने यादव जाओ तो दिखाई देंगे। जमीनी स्तर पर क्यों समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि ये बहुत आम जनता का भी क्वेश्चन है, मुसलमानों का भी क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी जमीन पर आजम खान के लिए क्यों नहीं उतर रही? ये किसी का क्वेश्चन नहीं है, ये बीजेपी का क्वेश्चन है। किसी मुसलमान ने आज तक हमसे सवाल नहीं करा, क्योंकि आजम साहब को भी पता है, आजम साहब के परिवार को पता है, आजम साहब के शुभचिंतकों को पता है कि आजम साहब की मदद सड़क से नहीं हो सकती, उनकी मदद कोर्ट से होगी। कोर्ट में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उनकी मदद कर रही है। अच्छे से अच्छे वकील कराए गए हैं, अच्छे से अच्छे जो भी उन्हें बहुत से मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं, बहुत से मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आजम खान साहब का जो उदाहरण है वो भारतीय लोकतंत्र के माथे पे एक कलंक की तरह है। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिशोध की भावना में, दुश्मनी की भावना में आजम खान जैसे शानदार नेता के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। 94 मुकदमे 3 महीने के अंदर दर्ज करा देना, और उनमें से ज़्यादातर फर्जी सिद्ध हुए हैं कोर्ट में। और मुकदमे भी क्या हैं? घास चोरी का मुकदमा, ईंट चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, फर्नीचर चोरी का मुकदमा, पायल चोरी कि एक महिला की पैर से पायल निकाल ली आजम खान ने, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा, मारपीट का मुकदमा। आजम खान जैसे कद का आदमी, इतना शानदार आदमी, उनकी पत्नी प्रोफेसर कॉलेज में, वो ये चीज़ें करेंगे? वो सबको दिखाई दे रहा कि फर्जी हैं। और जो उस समय जब ये शुरू की गई इनके खिलाफ कार्रवाई, उस समय जो डीएम एसएसपी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो डीएम एसएसपी दोनों हटाए गए और बदनाम चरित्र के दोनों अधिकारी लाए गए और उनसे फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। एक दिन आएगा जब इन मुकदमों की जांच होगी, कोई आयोग बनेगा और ये आईएएस आईपीएस तक जेल जाएंगे इसमें जिन्होंने बदमाशी की है। आजम खान बेदाग थे, बेदाग हैं और बेदाग रहेंगे। वो एक शानदार नेता हैं,
हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले, देशभक्त और भाईचारे की राजनीति करने वाले नेता हैं। और उस आदमी ने एक यूनिवर्सिटी तो बनाई है बच्चों के पढ़ने के लिए, इसके अलावा कोई आज तक उनके ऊपर 1 रुपये का आरोप नहीं लगा। इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने। मदन मोहन मालवीय ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आप उनकी पूजा करते हो, आज तक उनकी तस्वीर लगाते हो। और आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आप उन्हें जेल भेजते हो। तो ये तो उनके साथ गलत हुआ, और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जैसे अजय राय हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो रहे, वो भी अभी देखिए मुलाकात कर आए उनके परिवार से। बीच में चंद्रशेखर आज़ाद भी गए थे मुलाकात करने के लिए। तो कभी डर नहीं लगता समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कोशिश तो हो सकती है ना? डर काहेगा, हमारे नेता का कद इतना बड़ा है कि सब पार्टियों में उनके समर्थक और प्रशंसक हैं, सब लोग जाएं, हमें डर क्या लगेगा। हमें तो अच्छा लगता है कि हमारे नेता से मिलने आ रहे हैं। आजम खान का जेल के अंदर होना 2027 में प्रभाव डालेगा इलेक्शन पे? नहीं, वो जल्दी बाहर आने वाले हैं, आने वो वाले बाहर से चुनाव लड़वाएंगे खूब। इलेक्शन लड़ेंगे वो? ये तो वही तय करेंगे, लड़ेंगे या लड़वाएंगे। वो तो अब किस किस को टिकट, उनके कहने से तो 10-20 टिकट मिलते हैं, वो कोई एक सीट के आदमी थोड़ी है। आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं इस बार नहीं लड़ रहा हूँ, 27 में नहीं लड़ रहा हूँ, ये मैंने घोषणा कर रखी है। राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब चर्चाएं चल रही हैं। मैं इस बार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं 100 सीट मेरे निशाने पे हैं, 100 सीट पे प्रचार करूँगा, और उन 100 में से हम 50 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। ये वो 100 सीट हैं जिनमें बीजेपी मजबूत है, जिनमें समाजवादी पार्टी पहले कमज़ोर मानी जाती थी। और उसी संदर्भ में ये हमारी रैली हुई है जो 29 मार्च को हुई है। तो 29 मार्च की रैली ने ये ताकत दिखा दी है कि अब पश्चिम में समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है। तो मैं उन सब, क्योंकि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो फिर एक ही सीट तक जो चुनाव लड़ेगा आदमी, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैंने इसलिए तय किया है खूब सोच समझ के, और इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने सहमति दे दी है कि ठीक है, आप मान गए वो? सर, 27 में गठबंधन की कोई चर्चा किसी के साथ? ये तो नेता ही बता पाएंगे। हम तो प्रवक्ता हैं, हमें तो जब तय हो जाता है, जब बताया जाता है। तय करने वाली कमेटी में हम नहीं बैठते, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे भाई गठबंधन होगा नहीं होगा, किससे होगा। बीएसपी के साथ जाएंगे अगर मौका मिला, मतलब गठबंधन के तौर पे? अभी तो पहले बीएसपी तय कराएगा वो किसके साथ है, उनकी राजनीति क्या है, वो किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। अभी तो वो खुद ही कन्फ्यूज है। मायावती तो आपको विरोधी बताती हैं मुसलमानों का। मायावती तो खुल के बोलती हैं कि उन्होंने बहुत नुकसान कराया मुसलमानों का पागल बनाया ये समाजवादी फैसला पार्टी ने। मुसलमानों को करने दें तो ज़्यादा बढ़िया है। न तो मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूँ, न बहन जी ठेकेदार हैं। मुसलमान समझदार कौम है, अपना आप फैसला कर लेगी कौन उनका हितैषी है, कौन उनका विरोधी है। बीजेपी के एक नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, 2024 में टिकट कटा उनका। बीजेपी ने सही किया, कैसे देखते हैं, सही किया था या गलत? नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर गंभीर आरोप थे, टिकट नहीं देना चाहिए था उन्हें, तो नहीं दिया, ठीक करे। लेकिन उनके बेटे को तो दे दिया, वो तो बात तो एक ही हुई। वो तो अखिलेश नाक यादव सीधे नहीं पकड़ी तो हाथ घुमा के पकड़ ली। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे है नहीं, बिल्कुल गलत आरोप लगे उनके ऊपर। अब ये तो जब जांच मुकदमे वगैरह की हो जाएगी तब पता चलेगा। मैंने भी यही कहा कि आरोप हैं, मैंने तो नहीं कहा कि उन्होंने अपराध किया। आरोप ही है वो तो, लेकिन आरोप मामला चल गंभीर रहा है। थे। गंभीर है। गंभीर आरोप जिसके ऊपर हों, जांच होने तक उन्हें अलग रखना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कुछ नहीं बोलते। ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव जी की बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कद में और अखिलेश यादव के कद में फ़र्क है। अब अखिलेश यादव जी देश की राजनीति पे बोलते हैं, प्रदेश की राजनीति बोलते हैं, व्यक्तियों के बारे में थोड़ी बोलेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे तो उत्तर प्रदेश में 1000 से ज़्यादा नेता हैं, अब वो सब के बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं, नोएडा से चर्चा चल रही है चुनाव लड़ने की। हालांकि ये नहीं बताया कि इस पार्टी से लड़ेंगी। अब अगर बीजेपी से लड़ती हैं तो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पंकज सिंह यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। तो है कोई चांस कि समाजवादी पार्टी टिकट दे दे उन्हें, अगर वो पार्टी में आती हैं तो? देखो, ये निर्णय हमारे लेवल पर नहीं होते, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने कोई संपर्क किया है नहीं किया है, ये तो अखिलेश जी निर्णय लेंगे इसमें। अगर पार्टी में आएंगी तो स्वागत तो होगा उनका, वो भी अखिलेश जी करेंगे। हम तो जो पार्टी में आ जाएगा हम उसके साथ हैं। हम तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर, संभल के एसपी के विश्नोई, अभी शादी हुई उनकी, एक रिसेप्शन हुआ बहुत बड़ा जयपुर के अंदर। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक वहाँ पर पहुँचे। क्या चर्चा, टिकट
सजा मिलेगी इस बात की? अखिलेश जी नाराज हुए इस बात से, नहीं, उन्होंने इसमें बोला कि सजा की बैठकर क्या बात बात करेंगे, नहीं देखो जाना सुनो, चाहिए था। शादी ब्याह और दुख के मौके पे कोई मौत हो जाए, कोई ये व्यक्तिगत संबंध होते हैं। और राजनीति कोई शत्रुता नहीं होती, अलग अलग पार्टी हैं तो उनके संबंध रहे होंगे, वो चले गए। अब हो सकता है हमारे पास निमंत्रण आया हो तो हम भी चले जाते हैं। तो यही तो तो ये तो व्यक्तिगत सवाल है। मैं समझता हूँ इन पे हमें पॉडकास्ट में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ये अखिलेश जी ने व्यक्तिगत प्रेस मामले हैं, कॉन्फ्रेंस निजी में बोला मामले। कि मैं बात करूंगा, उनको नहीं जाना चाहिए। वो सवाल पूछा था ना किसी ने, इसलिए उन्होंने बोल दिया। अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे, मुझे बोलना पड़ रहा है। तो तो टिकट कटने जैसी कोई ऐसी वो नहीं है। उनके नहीं, देखो सुनो, मैं बार बार एक जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये निर्णय हमारे लेवल के हैं ही नहीं। तो ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो कमेटी तय करेगी वो फैसला होगा। जब फैसला होगा तो हमें तो जब बताया जाता है, जब फैसला हो जाता है कि हम मीडिया में तब बोलते हैं उस पर। समझ रहे हो ना? अखिलेश जी अब देखिए सांसद बन चुके हैं, अब अच्छा खासा बढ़िया बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने क्यों उत्तर प्रदेश, आपको नहीं लगता जल्दी कर दी उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली आना, मतलब जल्दी उत्तर डिसीजन प्रदेश हो छोड़ा गया? कहाँ है? सांसद कन्नौज के हैं नहीं वो? सर कन्नौज सर उत्तर फिर भी प्रदेश में ही है। विधानसभा से तो आ ही गए। विधानसभा में योगी जी के सामने अखिलेश यादव होते तब एक बात अलग होती, तब धुआंधार लड़ाई चलती। नहीं नहीं, वो उस समय जब 24 का चुनाव अगर वो न लड़ते तो हमारी और 1-2 सीट कम हो जाती। उनके लड़ने से सीटें बढ़ी, लोगों में जोश आया, और वो सही जगह हैं। वहाँ भी वो उत्तर प्रदेश की बात रख रहे हैं सदन में। प्रतिनिधि, भाई सांसद भी प्रतिनिधि होता है, विधायक भी प्रतिनिधि होता है। विधायक का जो दायरा छोटा होता है, सांसद का बड़ा होता है। जब वो प्रदेश की पंचायत में बात रखते हैं, अब देश की पंचायत में रख रहे हैं, तो बात तो वो उत्तर प्रदेश की रख रहे हैं, नेता तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। कभी समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा 5 मिनट और दे दीजिए। कभी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के अलावा परिवार से इतर हटकर मुख्यमंत्री बनने का सपना कोई देख सकता है? हाँ, देख रहे होंगे कुछ लोग, जो क्या दिक्कत है कि देखने में। परिवारवाद वाली बात आ जाती है। राजनीति देखिए, राजनीति सपनों पे ही चलती है। जिसके पास सपना नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता कभी भी। तो हर किसी का सपना, किसी का प्रधान बनने का सपना, किसी का प्रमुख बनने का, किसी का विधायक बनने का, किसी का सांसद बनने का, कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने का भी देख रहे होंगे। सर अभी जैसे अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की पार्टी है अब तो, अभी दिल्ली से त्रिनगर से एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहाँ पर बहुत नफरत वाली चीज़ देखने को मिली। मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदुओं ने सूअर पालने शुरू कर दिए कि हमारे यहाँ से मुसलमान छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मुसलमान में, इस्लाम में सूअर हराम होता है। ऐसी मतलब ऐसे लोगों को किस रूप में देखते हैं आपकी, मतलब इतनी नफरत क्यों? ऐसे लोग हर काल में रहे हैं, हर जगह रहे हैं, हर देश में और हर काल में। ये कुछ लोग होते हैं जो मानसिक बीमार होते हैं, और कुछ संगठन इन्हें योजनाबद्ध तरीके से इनकी नफ़रत को बढ़ाते भी हैं। ठीक है नहीं? अब जैसे कई बार अमेरिका से आपको खबर मिलती होंगी, वहाँ जो गोरों ने मिलकर किसी काले को पीट दिया। एक पुलिस वाले ने तो मार ही दिया था एक को, उस पर गर्दन पर घुटन रख दिया था। कहीं सिया सुन्नी में झगड़े मिलते हैं, कहीं जाति के नाम पर झगड़े मिलते हैं, कहीं धर्म के नाम पर मिलते हैं। ये भटके हुए लोग और मानसिक बीमार लोग होते हैं। आदमी को इंसानियत में विश्वास रखना चाहिए। हम सब इंसान भाई भाई हैं। धर्म या जाति या गोरे काले के नाम पे नफ़रत करना या भेदभाव करना वो गलत है। और आजकल चिंता की बात यह है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि कहीं यहाँ मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते, यहाँ मुसलमान रह नहीं सकते। मेरठ में एक घटना हुई, एक मुसलमान ने हिंदू कॉलोनी में मकान ख़रीद लिया, तो बीजेपी के लोग धरना दे के बैठ गए कि हिंदुओं के बीच में मुसलमान नहीं रह सकता। हम हिंदू मुस्लिम सामान्य जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, हम सब मिल के रहेंगे। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग, तभी तो देश मजबूत होगा। तो ये जो इस तरह के काम कर रहे हैं, ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और वो सही रास्ते पर आएँ, वो इंसानियत में विश्वास करें, और इस तरह की नफरत नहीं फैलानी चाहिए। सर आप पीडीए की बात करते हैं, अभी उत्तम नगर का मामला है दिल्ली का, वहाँ पर एक तरुण हत्याकांड आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहा मीडिया पर भी। वो दलित भी था लड़का। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक ट्वीट क्यों नहीं आया? लोगों ने उम्मीद करी थी क्योंकि दलित था तो शायद समाजवादी पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी इनके नेता निकल कर सामने आएंगे। दलितों की आप लोग तो बात करते हैं, क्यों एक भी ट्वीट नहीं आया? कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ पर सिर्फ बजरंग दल के लोग दिखाई दिए। नहीं, बजरंग दल वाले तो जहाँ भी कोई हिंदू मुस्लिम का मामला बनाएगा वहाँ तूल देने के लिए पहुँच ही जाते हैं।
ठीक है नहीं, लेकिन मैं 100 घटना ऐसी बता सकता हूँ उत्तर प्रदेश की। ये तो दिल्ली की घटना है, हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। अब देश की पार्टी, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, अब देश की पार्टी बन उत्तर चुके हैं प्रदेश सर से अब आप। बाहर हमारा एक भी सांसद नहीं है। सांसद नहीं है, चलिए ठीक है, अभी आप उत्तर प्रदेश में लेकिन मैं सीमित रख उत्तर रहे हैं। प्रदेश की 100 घटना ऐसी बता सकता हूँ जिन पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट नहीं किया। तो ये तो सवाल कहीं भी उठाया जा सकता है, भाई ट्वीट क्यों नहीं किया। हमारी सहानुभूति तरुण के परिवार के साथ है। उसके युवक की हत्या हुई, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उनका झगड़ा आपसी झगड़ा था, वो कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, वो कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था कि उसमें ऐसा कि भाई एक तरफ से हिंदू इकट्ठे होकर आ गए, एक तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर आ गए। उन दोनों परिवारों का आपसी झगड़ा था और लंबे समय से चल रहा था। उस दिन उनका शायद होली के दिन हुआ था, झगड़ा हुआ और ऊपर से किसी ने ईंट फेंक के मारी और ईंट उसके तरुण के सिर में लगी और दुर्भाग्यजनक तरीके से उसकी मौत हो गई। तो उस पर दुख भी है हमें और उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन ऐसे हर घटना को, कोई घटना हो जाए उसे तूल देने लगो, सांप्रदायिक तूल देने लगो, वो भी ठीक नहीं। सर मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही का मंजर है, सबने देख लिया। भारत की भूमिका आप कैसे देखते हैं? खामनेई के शहीद हुए इस युद्ध में, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी रही, एक ट्वीट नहीं आया उनके लिए। हालांकि ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे, कैसे देखते हैं आप? भारत की भूमिका इस पूरे प्रकरण में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। एक सनकी आदमी जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जो रोज़ाना मूर्खता की बात करता है, कभी किसी सभ्यता को मिटाने की बात करता है, कभी किसी देश को ख़त्म कर दूंगा, कभी ये कर दूंगा, भारत को भी धमकी देता है। और हम ऐसे समय पे मौन हैं या उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। भारत इतना कमज़ोर कभी नहीं रहा इतिहास में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में हमेशा हस्तक्षेप किया और नेहरू और इंदिरा के ज़माने में देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी उनमें भारत की विशेष भूमिका होती थी। और आज अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता कर रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में, और भारत जैसा बड़ा देश जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है वो चुप है। तो ये हमारी विदेश नीति की विफलता है और हमारी कमजोरी है। पाकिस्तान इस पूरे उसमें मध्यस्थता कर रहा है, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, भारत तो कह रहा है बिचौलियागिरी कर रहा है। नहीं, वैसा तो पाकिस्तान को केवल मोहरा बनाया गया है, बातचीत तो उन्हें दोनों को करनी थी। लेकिन पाकिस्तान की जो छवि है और पाकिस्तान जिस तरह का देश है, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भारत में चुनाव होते हैं, सरकार बदल जाती है, 5 साल सरकार चलती है। पाकिस्तान में आज तक एक भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और कभी भी वहाँ बिना हिंसा के सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ के एक प्रधानमंत्री तो अब भी जेल में पड़े हैं, पूर्व इमरान प्रधानमंत्री। खान। एक दो को फांसी दे दी गई वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को, कईयों को जेल भेजा गया, कुछ देश छोड़ के भाग गए। तो वो एक विफल देश है। वहाँ सिस्टम केवल सरकार का नहीं चलता, सरकार के समानांतर सेना का सिस्टम चलता है, सेना के समानांतर ISI का सिस्टम चलता है और आतंकवादियों का अलग सिस्टम चलता है। तो ऐसे देश को मध्यस्थता में लाया गया है, ये उसे केवल मोहरा बना के लाया गया है। लेकिन भारत की विफलता ये है कि ये मध्यस्थता भारत को करनी चाहिए थी। भारत बोला ही नहीं शुरू से ही। चुप्पी रही भारत को जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तभी बोलना चाहिए था, जब इजराइल फ़िलिस्तीन में अन्याय कर रहा था तभी बोलना चाहिए था। फ़िलिस्तीन, ईरान, रूस, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा हमारे साथ संकट के समय में खड़े रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मसला जब भी UNO में गया, फ़िलिस्तीन ने, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट दिया। पाकिस्तान की इमेज सुधरी है इस मध्यस्थता से? हमें ऐसे समय में इजराइल के साथ खड़ा हुए दिखे, हम खुल के तो नहीं खड़े हुए लेकिन खड़े हुए दिखे और अमेरिका के साथ खड़े हुए दिखे। ये हमारी गलत कूटनीति थी। हम रूस से तेल खरीद रहे थे, अमेरिका ने धमकी दी, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि रूस हमारा हमेशा संकट में मदद करी है उसने। जब उसमें बांग्लादेश की लड़ाई में अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था तो रूस ने अपना बेड़ा उसमें उतार दिया था हमारे भारत के समर्थन में कि अगर तुम आओगे तो हम भी हैं। तो वहीं से खड़े रहे थे, वो आए नहीं थे फिर। और अगर रूस नहीं उतारता, अमेरिका के जहाजी बेड़ा आ जाता तो रिजल्ट कुछ और होता, भारत को मुंह की खानी पड़ती पाकिस्तान के सामने। तो ऐसे इतिहास को नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने मित्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले जाता है, एक देश के राष्ट्रपति की हत्या कर देता है, ऐसे व्यक्ति के साथ
मतलब उसके सामने हम मौन हैं, ये हमारी कमजोरी है। पाकिस्तान की इमेज सुधरी है इस चीज़ से जो उसने मध्यस्थता इसमें नहीं करी नहीं, है? कोई इमेज नहीं सुधरी पाकिस्तान की। इमेज सुधरने में तो अगर कोई वहाँ अच्छी सरकार आ जाए तो 10 साल तो इमेज सुधरने में लग जाएंगे। वहाँ तो रोज़ाना हिंसा होती है, वहाँ रोज़ाना बम चलते हैं, रोज़ाना गोल। अब वो देखो, उधर बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, उधर अफ़गानिस्तान से लड़ रहे हैं, इधर कश्मीर में ऐब करते रहते हैं कुछ ना कुछ छिटपुट जो। तो वो एक भटका हुआ देश है और उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। वहाँ जो खाने को रोटी तक नहीं है लोगों के पास, बहुत ख़राब हालत है। सर पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है, जिन्ना को आप सबसे बड़ा सेकुलरिज्म मानते थे? मैंने तो कभी नहीं माना। सर नहीं, आपने बोला है कि जिन्ना सेकुलर थे। यार तुम कहाँ से ये मैंने पॉडकास्ट देखे सर, आपने अरे ये यार ये कोई तरीका हुआ? मैं कैसे मान लूंगा? वो सब घोर सांप्रदायिक आदमी था वो। मैं जिन्ना और सावरकर दोनों को खलनायक मानता हूँ। जिन्ना और सावरकर दोनों? देश के बंटवारे के लिए दो ही लोग नहीं, देश जिम्मेदार के थे। बंटवारे के लिए तो आप जिम्मेदार मानते हैं सर? नहीं, सावरकर को मैंने, उसे जिन्ना को मैंने कब सेकुलर कह दिया? मैं मानता ही नहीं उसे सेकुलर। वो जिन्ना को आपने इस वे में सेकुलर बोला कि वो ये अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों थोप रहे हो किसी की बात मेरे ऊपर? मैंने नहीं बोला कभी भी। नहीं बोला आपने ना। चलिए ठीक है। सुनवा दो मुझे, नहीं, सुनवा मैं दो। उस क्लिप को मैं जब पॉडकास्ट चलेगा तो मैं इस जगह पे क्लिप लगा दूंगा थोड़ी सी। मुझे अभी सुनवा दो। नहीं सर मैं अभी कैसे नहीं चलवा सकता? मैं गारंटी देता हूँ, मैं जिन्ना, क्योंकि सेकुलर मानता ही नहीं मैं उसे। मैंने जिन्ना को कभी सेकुलर नहीं माना। कभी सेकुलर नहीं माना? नहीं, आप चलिए कंफ्यूजन है और आप ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर मत बैठे। नहीं सर, पूर्वाग्रह नहीं। नहीं, ये आपका सर मैं पूर्वाग्रह शोरूम में उस जगह पे वो पूरी क्लिप लगा अरे दूंगा। यार ये आपका मैं दिखा दूंगा। अभी पॉडकास्ट बंद करो, अभी दिखाओ मुझे। चलो भाई बंद करो, हो गया, वैसे भी हो गया पूरा। ये सब बच्चे को अभी और ट्रेनिंग दो। इसने कहाँ सुन लिया कि मैंने ये कही है कि जिन्ना सेकुलर है? जिन्ना का तो मैं घोर विरोधी हूँ। नहीं, विरोधी तो आप हैं सर, ऐसा नहीं है। अरे आपने यार, ये नहीं विरोधी बोला भी कि और विरोधी। सेकुलर भी पर मानूंगा। आपने बोला है कि वो सेकुलर, आप उसे सबसे बड़ा सेकुलर मानते हैं। अरे यार भाई क्या सुन लिया आपने? पता नहीं कहाँ सुन लिया। भावनाएं हाथ हो जाती हैं। राम तो एक महाकाव्य था, रामायण महाकाव्य। इतिहासकारों को नहीं, इसमें वो कहाँ है? वही दिखाइए, जिन्ना वाला दिखा देता हूँ आपको। मैं बताऊँ आपको, या तो निकालो आप, नहीं तो मैं बताता हूँ। जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा, इसमें अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। सेकुलर सोच का आदमी था सर। देखिए बोला है आप, हालांकि आपने उस वे में नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रहा आपने उस तरीके से बोला है, लेकिन वो चीज बोलिए कि सेकुलर सोच का आदमी था। इस संदर्भ में बोला है कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, हाँ, दाढ़ी नहीं रखता था, हाँ, और वो जो है, वो मैं बात कहना नहीं चाहता। मतलब सेकुलर सोच का मानते थे कि धर्म को नहीं हाँ, धर्म को नहीं मानता था वो। हालांकि आपने बोला है कि धर्म के लिए मैं भी बोल रहा हूँ। जब पाकिस्तान अलग देश बना, हाँ, तो उसने ये कहा कि कोई ये ना समझे कि मुसलमानों का देश। सर संदर्भ ही तो जानने के लिए तो मैंने सवाल पूछा कि आप क्लियर हो जाएगा कि क्या संदर्भ था। ठीक है सर, मैंने बहुत देखा है आपको डिबेट में और फैन भी हूँ मैं आपका। मुझे अच्छा लगता है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात, आपने अपना ये जो पश्चिम वाला स्टाइल है इसको नहीं छोड़ा। चाहे लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन आपने स्टाइल को नहीं छोड़ा। सर आज ऐसा क्या हुआ, एकदम गुस्सा हो गए मेरे सवालों पर, क्योंकि बड़ी शालीनता से आप जवाब देते हैं। आज मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? नहीं, गुस्सा अलग चीज़ होती है, और ये थोड़ा सा जो है, क्या कहेंगे उसे, उग्रता आ जाना शब्दों में, ये अलग बात होती है। राम भी जब 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे समुद्र से, तो उन्हें भी तीसरे दिन गुस्सा आ गया था। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। सकोप, गुस्सा सहित बोले वो भी, ठीक है ना। तो कभी कभी आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, स्वाभाविक है, और जिसके अंदर सच्चाई होगी उसे गुस्सा ज़रूर आएगा। और जो ये ऊपर से बिल्कुल चिकने होते हैं नहीं, वो एक चिकने घड़े, हाँ, वो अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं। जो आदमी जैसी बात हो उस पर वैसा रिएक्ट करे, तो आदमी पता चलता है कि बाहर भीतर एक जैसा है। वो शायद राहत इंदौरी का शेर है, या पता नहीं मुनव्वर राणा का है, कि मैं फलों को देखकर आदमी पहचानता हूँ, जो बाहर से मीठे हों अंदर से सड़े होते हैं। तो ज़्यादा मीठा होना भी कोई उपलब्धि नहीं है। तो गुस्सा वाला गुस्सा ना समझो। कभी गुस्सा भी हो जाना चाहिए। सर जैसे देखा 2022 में एक अलग तरह की लहर चली, ठीक है, लेकिन अभी देखिए 27 में चुनाव है, और अभी आपने बोला
कि जब हमारी पार्टी बनेगी, हमारी सरकार आएगी हमारी पार्टी की, तब जितने भी अधिकारी हैं सबको मतलब देखा जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे एक झुंड बनाकर ये भी इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं? जितने भी अधिकारी नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो बेईमान अधिकारी हैं, जो आपके निशाने पर और है। उत्तर प्रदेश के ईमानदार अधिकारी इन भी परेशान हैं इनसे। सारे आईएएस और सारा आईपीएस भ्रष्ट नहीं होते, केवल 10% भ्रष्ट हैं, जो एक मछली के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उस 10% भ्रष्ट और बेईमान लोगों की वजह से 90% ईमानदार लोगों की छवि भी खराब हो रही है। वो भी परेशान है उनसे, वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हमने कही है, राजनीति का काम होता है न्याय देना और लोगों को भयमुक्त करना। अगर हम खुद ही भयभीत रहेंगे तो काहे की राजनीति करेंगे? हम इस बात से डरते नहीं है ये कहने में कि जिसने अन्याय किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम न्याय के लिए काम करेंगे, किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी जांच होगी। अनुज चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, हम नाम लेकर किसी का क्या करना है? नाम नहीं, लेके अखिलेश किसी जी ने क्यों तो कहना? सब संभल के जितने भी अधिकारी हैं सभी निशाने पर हैं उनके, वो तो अब- बोलते हैं अब- दंगा अब- उनकी वजह से हुआ, वो तो हम बोलते हैं कैसे खुलकर। कह सकते हैं कि अनुज चौधरी दोषी होंगे या वो होगा? वो तो जब जांच जांच होगी, होगी तो तब जांच कुछ होगा। अगर आएगा तो जब देखी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। और देखिए, हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब थे, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 2027 में इस बार किसकी सरकार बनती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मेहनत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं है कि घर में बैठ जाए, ट्वीट करने लगे, शांति से मेहनत करती है। चुनावों में देखने को मिला, उपचुनाव में भी देखने को मिला। उपचुनाव में भी उनने इस उपचुनाव को इस तरह से लिया जैसे विधानसभा चुनाव हो। तो समाजवादी पार्टी मेहनत करती है और शायद ये मेहनत जो है रंग लाए। फिलहाल 27 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अब देखते हैं कि इस बार 27 में किसकी सरकार बनती है। मैं तनुज दीक्षित, देखते रहिए मेरे साथ द न्यूज़ 15।